वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी थोड़ा जोर देकर कहता है, हम दोनों के बीच बिजनेस हुआ है, तुमने अपना जान मुझे दी है तो हिसाब बराबर। इसमें थैंक यू और सॉरी का कोई जगह नहीं है। वांग जी की बात सुनकर विंग को लगा जैसे किसी ने उसके फेस पर एक जोरदार थप्पड़ मारा हो। उसकी बची हुई हिम्मत वांग जी ने वहीं खत्म कर दिया। वांग जी के लिए विंग के दिल में जो कुछ भी फील हो रहे थे वांग जी ने उसे वहीं खत्म कर दिया। विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, मिस्टर लैन, आप हर चीज बिजनेस की तरह क्यों लेते हैं? वांग जी साफ साफ देख पा रहा था विंग की आवाज में दर्द था और गुस्सा भी। विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए फिर से कहता है, मिस्टर लैन, आप इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या आपके अंदर दिल नहीं है? आप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? विंग की बात सुनकर वांग जी विंग के इतना करीब आ गया जितना कि विंग की सांसें अपने फेस पर महसूस कर पा रहा था। यस, तुमने सही कहा, मैं पत्थर दिल हूँ, मेरे अंदर कोई भावना नहीं है। वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी के आंखों में ही देख रहा था। वांग जी के आंखों में एक खालीपन था। वांग जी अपनी बातों को फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम शुक्र मनाओ मैं तुमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि जिस दिन मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगा उस दिन तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। वांग जी की बात सुनकर विंग की रूह कांप गई और एक पल के लिए उसके पैर सुन पड़ गए। विंग बिना कुछ बोले तेजी से स्टडी रूम से बाहर भाग गया, क्योंकि वो वहाँ और नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि उसे वांग जी से बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। वांग जी बस विंग को जाते हुए देख रहा था। उसके फेस पर अब भी कोई इमोशन नहीं था। जब वांग जी को विंग दिखाई नहीं देता तब वांग जी गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और एक जोरदार पंच टेबल पर करता है, जिससे वो टेबल दो टुकड़ों में टूट जाती है। आधी रात हो चुकी थी। विंग अपने बेड पर सो रहा था और बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। विंग भले ही बेड पर सो रहा था लेकिन वो नींद में नहीं था। उसके रूम पूरी तरह से अंधेरा था। विंग की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे झिंझन का याद आ रहा था। विंग अपने मन में सोचता है, ना जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, एक डर थी। विंग अपने आप से कहता है, न जाने कैसा होगा मेरा भाई, वो किस हाल में होगा, आखिर क्यों ये मुझे मेरे भाई से क्यों नहीं मिलने देना चाहता, आखिर क्यों मैं अपने भाई से नहीं मिल सकता। ये सोचकर विंग रोने लगता है। रोते हुए काफ़ी देर से बड़बड़ा रहा था। जब से वो इस मेंशन में आया था उसे इस मेंशन में थोड़े देर के लिए भी सुकून नहीं मिला था। वो एक डर के साए में जी रहा था। उसे वांग जी से बहुत डर लगता है। उसकी आंखों में देखकर भी डर लगता है। वो कांप उठता है जब वो अपने सामने वांग जी को देखता है, लेकिन न जाने क्यों वांग जी के लिए एक अजीब सी अपनापन विंग को महसूस होता है। विंग को नहीं पता था एक दिन उसे एक कैदी की तरह रहना पड़ेगा, जिसकी कीमत उसे अपने भाई की सांसों से चुकानी पड़ रही थी। इस मेंशन में इस अंधेरे में विंग को अकेलापन काट रहा था। विंग के रोने के वजह से आंखें बुरी तरह से सूज गई थी। विंग ऐसे ही काफ़ी देर से रोते हुए वहीं सो जाता है, लेकिन तभी बिजली कड़कने की आवाज़ सुनकर विंग उठकर बैठ जाता है।
उसने अभी अभी एक ड्रीम देखा जो उसके लिए बहुत बुरा था। विंग रोते हुए कहता है, आखिर कब तक ये ड्रीम मेरा पीछा करेगा। मुझे आज भी याद है वो दिन, वो जगह, मैं आज भी नहीं भूला। आखिर तुम कहाँ हो? तुम कब आओगे? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मुझे लेने के लिए जरूर आओगे, लेकिन इतने साल बीत गए, तुम तुम अब तक नहीं आए। ये बोलकर विंग अपने घुटनों को हक करते हुए अपने घुटनों में अपने फेस के छुपाकर रोने लगता है। विंग को याद है वो डरावनी रात फिर से एक बार उसे याद आने लगे। एक 5 साल के, सॉरी 10 साल के छोटा बच्चा एक कोने में बैठकर रो रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह से गंदे हो चुके थे। वो बच्चा रोते हुए इधर उधर देख रहा था और अपने मॉम डैड को अपने पास बुला रहा था। वो बच्चा रोते हुए कांपती आवाज में कहता है, मम्मा, डैडी, आप सब कहाँ हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी एक हाथ उस 10 साल के बच्चे के ऊपर पड़ा। डर कर वो बच्चा अपना सर ऊपर उठाता है तो देखता है 14 साल का एक और बच्चा उसके आंखों में देखते हुए कहता है, डरो मत, हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो 10 साल का बच्चा सामने खड़े 14 साल बच्चे को देख रहा था। ना जाने क्यों उस बच्चे को सामने खड़े बच्चे से अपनापन महसूस हुआ और एक प्रोटेक्ट करने की एहसास हुई। वो बच्चा सामने खड़े बच्चे को टाइटली हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, गग्गा, मुझे आप यहाँ से बाहर निकालोगे ना? प्रॉमिस करो। वो 14 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे गग्गा है ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे गग्गा इन सब से तुम्हें बचाएंगे और तुम्हें बचाकर यहाँ से अपने साथ लेकर जाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर लेकर जाऊँगा। तुम्हें डर लग रहा है? उस 14 साल के बच्चे की बात सुनकर उस 10 साल के बच्चे को हाँ में सारी हिलाता है और कहता, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने डैड मॉम से कभी दूर नहीं गया। ये सुनकर वो 15 साल का लड़का स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तो कोई बात नहीं है, तुम्हारी गग्गा तुम्हारे साथ है ना? ये बोलकर वो 14 साल का बच्चा वहीं उस छोटे बच्चे के साथ बैठ जाता है और कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। तभी वो छोटा बच्चा कहता है, गग्गा, आप मुझे बहुत पसंद आए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और बेखूबसूरत हो जाऊंगा तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? उस छोटे बच्चे की बात सुनकर वो बड़ा बच्चा हंसते हुए कहता है, अच्छा मैं तुम्हें इतना पसंद हूँ? तो वो छोटा बच्चा कहता है, आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। प्रॉमिस करो, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम शादी कर लेंगे, फिर हम एक साथ रहेंगे, हमें कोई कुछ नहीं करेगा। उस छोटे बच्चे की बात सुनकर वो बड़ा बच्चा हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी कभी नहीं करूँगा। ये तुम्हारी गग्गा की प्रॉमिस है। यही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। विंग उस बात को याद करके बहुत घबराया हुआ था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। ये सपने हर रोज उसके आंखों में आते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जो विंग इस सपने को नहीं देखा हो। विंग को ये यादें आज भी याद है।
विंग इस याद को आज तक नहीं भूला। विंग अपने आप से कहता है, तुम कौन हो और तुम कहाँ चले गए? तुमने कहा था तुम तुम बड़े होकर मुझसे शादी करोगे, लेकिन मैं आज भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम अब तक नहीं आए। मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? और इतने बड़े सिटी में तुम्हें कहाँ ढूंढूं? ये बोलकर विंग रोने लगता है और उस 14 साल के बच्चे को याद करता है। उसके फेस, उसकी हाइट, उसकी आंखें। लेकिन तभी वांगजी की आंखें विंग के सामने फ्लैश होने लगते हैं। विंग झट से अपनी आंखों को खोलता है और अपने हाँफते हुए पसीने को पोंछते हुए कहता है, ये आइस दोनों एक जैसे कैसे हैं? क्या वही है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आगे क्यों वांगजी के साथ मुझे अपनापन लगता है? वो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनके साथ एक अच्छा महसूस होता है। लेकिन कुछ ही पल में विंग कहता है, नहीं, वो दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? उसकी आंखें में कामिनेस थी और एक अपनापन था, और वांगजी की आंखों में मैं तो देखते ही डर जाता हूँ। वो जब भी मुझे घूरता है तो मुझे उससे बहुत डर लगती है। लेकिन फिर भी एक अजीब सा एहसास मुझे उन आंखों में दिखती है, जैसे मैं पहले से जानता हूँ। विंग अपने ख्यालों में इतना खो चुका था। उसके रूम की डोर ओपन हुई और एक होने की आहट भी उसे सुनाई नहीं दी। वहीं डोर के सामने वांगजी खड़ा था, जो डोर को थोड़ा खोलकर विंग को देख रहा था। जब उसने देखा विंग अपने ख्यालों में गुम है, तो वांगजी डोर को पूरी तरह से ओपन करता है और रूम में आकर खड़ा हो जाता है। वो बस अंधेरे में दूर से खड़ा होकर विंग को देख रहा था, उसे रोते हुए, उसे खुद से सवाल करते हुए। वांगजी ने विंग की सारी बातें सुन लिया था। जब विंग चीखा था, ड्रीम देखकर चीखा था, तभी वांगजी वहां आ गया था। विंग ने जो कुछ भी अभी कहा, वांगजी ने उसे सुन लिया। वांगजी के कोल्ड फेस पर एक दर्द की लहर आ गई। इस वक्त वांगजी की फेस देखकर कोई भी बता सकता था वांगजी के दर्द, वांगजी की तकलीफ जो उसके अंदर थे। वांगजी अपने मन में कहता है, विंग, तुम भूल गए हो। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा। तुम सब कुछ भूल गए हो। वांगजी की आंखों में इस वक्त नरमी थी और अपने मन में कंटिन्यू करते हुए कहता है, लेकिन तुम मुझे याद हो विंग। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे मैंने पूरा किया। तुम हमेशा से मुझे याद थे विंग। शायद बचपन से ही मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। तुम उसी दिन से मेरी सांसों में, मेरे दिल में बस गए थे। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा विंग। ये बोल सोचकर वांगजी विंग को देखने लगता है। वहीं विंग को अचानक फील हुआ कि कोई उसके रूम में है। विंग अपनी नज़रों को उस अंधेरे रूम में इधर उधर घुमाकर देखते हुए कहता है, कौन है? कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। विंग की आवाज़ सुनकर वांगजी बिना कोई आवाज़ किए उस रूम से वापस चला गया। विंग डरते हुए अपने बेड से उठता है और डोर तक जाता है, तो देखता है उसके रूम की डोर ओपन थी, जबकि उसे अच्छे से याद था उसने डोर को बंद कर दिया था। लेकिन ये डोर कैसे अपने आप कैसे खुली?
विंग चारों तरफ देख ही रहा था। तभी विंग को हल्की सी एक सेंट स्मेल होती है, जो स्मेल उसे जाना पहचाना लग रहा था। ये स्मेल सैंडलवुड के थे, जो बहुत ही धीमी धीमी विंग को महसूस हो रहे थे। विंग उस अल्फा सेंट को महसूस करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे ये सेंट महसूस होती है तो वो उसकी धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगते हैं, क्योंकि विंग को पता चल गया था ये अल्फा सेंट वांग जी का है। जो अब तक विंग रो रहा था, डरा हुआ था, उस स्मेल को फील होते ही विंग अब शांत हो चुका था। अब तो ना ही उसे डर लग रहा था और ना ही उसे अकेलापन फील हो रहा था। विंग अपने आप से कहता है, आखिर इस सेंट को फील करते ही मुझे अपना सा क्यों लगता है। ऐसा लग रहा जैसे मैंने इस अल्फा सेंट को पहले भी महसूस किया है। अब विंग को पता चल जाता है कि वांग जी कुछ देर पहले इस रूम में आया था। विंग को अच्छा फील हो रहा था कि वांग जी उसे इस रूम में देखने के लिए आया था। विंग को ना जाने क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी का इस रूम में आना विंग को पसंद आ रहा था। विंग अब अपने बेड पर जाकर सो जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग की आँख खुलती है तो विंग देखता है घड़ी को। विंग घड़ी देखने के बाद उठकर बैठ जाता है। विंग को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। विंग जल्दी से ब्रेकफास्ट बात लेने के लिए जाता है और बात लेकर जल्दी से बाहर आता है और वो किचन के लिए निकल जाता है। जब वो किचन में जाता है तो देखता है मेड्स ब्रेकफास्ट तैयार करने की तैयारी कर रहे थे। विंग उन मेड्स को देखता है और कहता है, विंग मेड से कहता है, आप सब रुको, आज का ब्रेकफास्ट मैं रेडी करूँगा। विंग के पास सुनकर सर्वेंट घबराते हुए कहते हैं, मास्टर, अगर आपने ब्रेकफास्ट बनाया तो शायद मास्टर गुस्सा हो जाएंगे। अगर आपको किसी ने भी किचन में देखा तो बड़े मास्टर और यंग मास्टर दोनों ही नाराज़ हो जाएंगे। विंग उन सर्वेंट को शांत करवाते हुए कहता है, आप लोग फिक्र न करो, मैं अपने मर्जी से यहाँ आया हूँ और ये ब्रेकफास्ट अपने फैमिली के लिए रेडी कर रहा हूँ, तो डोंट वरी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। विंग की बात सुनकर बटलर हान बाकी सर्वेंट को देखते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। बटलर हान की इशारों को वो सारे सर्वेंट समझ जाते हैं और वो विंग के हेल्प करने लगते हैं। विंग सभी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। तभी विंग के मन में वांग जी का ख्याल आता है और वो वांग जी के लिए सूप बनाने लगता है। विंग जल्दी जल्दी पहले कॉफ़ी रेडी करता है और फिर सूप बनाने की तैयारी करता है। वो अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करना होगा, नहीं तो वो मॉन्स्टर आ जाएगा, तो बेवजह वो मुझ पर चिल्लाएगा और अपने आंखों से मुझे डराएगा। विंग की बात सुनकर सर्वेंट को बहुत हंसी आती है, लेकिन वो लोग विंग के सामने नहीं हंस सकते थे कि उनके यंग मास्टर को कोई मॉन्स्टर कह रहा है। विंग ब्रेकफास्ट अभी बना ही रहा था, तभी लैंसिजन लिविंग एरिया में आते हैं। सर्वेंट को खड़े देखकर वो थोड़ा हैरानी से पूछते हैं, क्या उन्हें ब्रेकफास्ट रेडी नहीं करना है? सर्वेंट किचन की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहते हैं। ये देखकर लैंसिजन बिना सुर किए किचन में आकर खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं विंग जो वांग जी को कोस रहा था और वांग जी के लिए मनपसंद सूप रेडी कर रहा था। तभी लैंसिजन कहते हैं, क्या बात है, तुम अभी से ही अपने अल्फा की केयर करने लगे हो। ग्रेट, तुम बहुत अच्छे ओमेगा हो। आगे चलकर तुम और भी अच्छा ओमेगा बनोगे। मेरा भाई लकी है जो उसने तुम्हें पाया है।
नहीं तो आज के ओमेगा कहाँ। किचन में आते हैं। लेंसिजन की बात सुनकर विंग डर जाता है। जब पीछे मुड़कर देखता है तो कहता है, गगा आपने मुझे डरा दिया। मैं तो बस आप सभी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। लेंसिजन कहते हैं, विंग मुझे भी कॉफ़ी दो, मुझे भी कॉफ़ी पीना है। वैसे मैं कॉफ़ी ब्रेकफास्ट के साथ करता हूँ, लेकिन खुशबू इतनी अच्छी है कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे अभी चाहिए। विंग कुछ नहीं कहता, हंसते हुए लेंसिजन की तरफ एक कॉफ़ी का कप बढ़ा देता है और कहता है, गगा आप इसे टेस्ट करो और बताओ कैसा बना है। लेंसिजन टेस्ट करने के बाद कहते हैं, विंग तुम तो बहुत अच्छा कॉफ़ी बना लेते हो। तुमने इतना अच्छा कॉफ़ी बनाना कहाँ से सीखा है। विंग हंसते हुए कहता है, गगा मेरे आंट ने मुझे सिखाया है। वो बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाया करती थी। उनका खुद का एक बेकरी भी था और उन्होंने जाने से पहले मुझे सिखा दिया ताकि मैं उनके हुनर को याद रखूं। तभी लेंसिजन की नज़र एक और मग पर जाती है जो कॉफ़ी की थी। लेंसिजन कहते हैं, ये किसके लिए। विंग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, ये वांगजी के लिए हैं। लेंसिजन मुंह बनाते हुए कहते हैं, लाओ इसे मैं ही पी लेता हूँ। मेरा भाई ब्लैक कॉफ़ी पीता है, वो मिल्क कॉफ़ी नहीं पीता। विंग थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, इसलिए वो इतना हमेशा कड़वा ही रहता है। लेंसिजन विंग को देख रहे थे। ये 10 दिन पहले विंग इस घर में आए हुए 10 दिन हो चुका था। 10 दिन में विंग सिर्फ डरा सहमा ही रहता था। ये पहली बार है जो विंग इतना खुश लग रहा था। लेंसिजन को अच्छा लग रहा था कि विंग के दिल में वांगजी के लिए डर खत्म हो रही है। उसके लिए वांगजी के लिए विंग के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है। शायद उसका भाई अब बदल जाएगा, ये सोचकर लेंसिजन स्माइल करते हैं। वहीं विंग वांगजी को न जाने क्या क्या कह रहा था। लेंसिजन बस हाँ में भर रहे थे। लेंसिजन से बातें करते हुए विंग सूप रेडी कर लेता है। विंग सूप से थोड़ा निकाल कर लेंसिजन को देते हुए कहता है, गगा आप इसे चक्कर बताओ, वांगजी को इसे पसंद आएगा या नहीं। लेंसिजन जैसे ही उस सूप की बाइट लेते हैं, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, विंग ये सूप तो तुमने बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसे मेरी मॉम बनाया करती थी। विंग मेरी मॉम बिल्कुल वैसा ही सूप बनाती थी जैसा जैसा तुमने बनाया है। विंग मैं एक बात बोलूं, ये सूप तुम वांगजी के सामने मत रखना और ना ही उसे देना, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेगा। लेंसिजन की बात सुनकर विंग लेंसिजन की आंखों में देखता है और कहता है, गगा आखिर मैं ये सूप वांगजी को क्यों नहीं दे सकता। ये तो बस एक नॉर्मल सूप है। तभी लेंसिजन कहते हैं, विंग तुम्हें नहीं पता, मेरी मॉम हमेशा इस सूप को वांगजी के लिए बनाया करती थी और वांगजी मॉम का हाथ का ही खाना खाया करता था। उसे मॉम के हाथ के फूड खाना बहुत पसंद था। मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है। मॉम के जाने के बाद वांगजी ऐसा बन गया। अगर वो सूप दोबारा से देखेगा तो वो बिल्कुल उससे भी बुरा बन जाएगा, जो तुम और मैं सोच भी नहीं सकते। विंग भी थोड़ा चिंता करते हुए कहता है, गगा मैं ये सूप वांगजी को नहीं दूंगा। एक काम करो, मैं और आप इस सूप को पी जाते हैं। ये बोलकर दोनों ही उस सूप को पीने लगते हैं, वो भी जल्दी जल्दी। लेंसिजन तो बस विंग को अपने भाई से बचा रहे थे। वहीं विंग को लग रहा था उसके साथ साथ कहीं सिचिन का भी वांगजी से डांट ना सुने, इसलिए वो चिंता भरी नज़रों से लेंसिजन को देख रहा था। लेंसिजन समझ जाते हैं। वो विंग को तरफ देखते हुए कहते हैं, विंग तुम मेरी फिक्र मत करो, बस जल्दी से इस सूप को ख़त्म कर देते हैं हम,
ये सूप वांग जी की नज़रों के सामने नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मैं और तुम दोनों ही वांग जी को नहीं झेल पाएंगे। कुछ देर बाद दोनों ही सूप को खत्म कर चुके थे। विंग अब वांग जी के लिए कुछ और बना रहा था, सैंडविच बना रहा था। लैंसी चैन पिंग से बातें कर रहे थे। वो दोनों ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ना जाने क्यों लैंसी चैन को अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार उसके मॉम डैड के जाने के बाद आज उनका घर घर जैसा लग रहा था, उनका किचन किचन जैसा लग रहा था। आज जैसे पहले उनकी मॉम जब डिनर बनाया करती थी, लैंसी चैन और वांग जी दोनों ही अपने मॉम के पीछे पीछे किचन में ही खड़े रहकर अपने मॉम से बातें किया करते थे। ये सोचकर लैंसी चैन की आंखों में आंसू हो जाती है, लेकिन अपने आंसू को पोंछ लेते हैं और छुपाते हुए विंग से कहते हैं, विंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरा घर घर जैसा लग रहा है, देखना एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। विंग थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, गगा जब तक वो आपका भाई वांग जी यहाँ रहेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आप मेरा यकीन करो, वो हार्टलेस पर्सन, वो हमेशा दूसरों को अपनी आंखों से डराता है और धमकाता है। विंग के पास सुनकर लैंसी चैन हंसते हुए कहते हैं, विंग ऐसा नहीं है, मेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है। वो दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन डोर किचन के डोर पर कोई खड़ा था, जिसकी आंखें कोल्ड हो चुकी थी, फेस पर कोई भाव नहीं था और गुस्से से मुठियाँ कसी हुई थी। वो कोई और नहीं वांग जी खड़ा था, जो कब से विंग को हंसते हुए देख रहा था। ये हंसी वांग जी विंग के फेस पर देखना चाहता था, लेकिन ये किसी और के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए। लेकिन उसका विंग किसी और के लिए हंस रहा था। ये हंसी उसके लिए नहीं थे। लैंसी चैन और विंग को इस तरह हंसते हुए देखकर वांग जी के सीने में आग लग चुकी थी। उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं था, कोल्ड आइस जो सख्ती से विंग और लैंसी चैन को देख रहा था। वांग जी अपने ब्रदर से जेलस हो रहा था। वांग जी ऐसे जेलस हो रहा था जैसे सबसे कीमती खिलौने को किसी और के हाथ में देखकर जो खौफ होती है, वही गुस्सा वांग जी के अंदर थी। वांग जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए इतनी खुशी का माहौल उसने तबाह करने को सोचा। वो गुस्से से वहाँ चिल्लाया, यहाँ क्या हो रहा है? हंसी जो कब से वहाँ गूंज रही थी, अब एक चीख के साथ वहीं खत्म हो जाती है। ये आवाज़ सुनकर विंग की सांसें अचानक से अटक गई। विंग डरी हुई नजरें उठाकर डोर की तरफ देखता है, जो वहाँ से वांग जी किचन में आ रहा था। अपने भाई को वहाँ देखकर लैंसी चैन की भी हंसी उड़ गई। वांग जी गुस्से से अपने आसपास देखता है, जहाँ कुछ बची हुई सूप रखी थी। वांग जी उस बाउल को उठाता है और नीचे फर्श पर फेंक देता है। ये देखकर लैंसी चैन वांग जी को रोकने वाले थे, लेकिन वांग जी अपना हाथ दिखाता है और कहता है, इसे तो रूल के बारे में नहीं पता था, लेकिन आपको यहाँ का रूल पता था ना? फिर इस घर में किसी को हंसने की हिम्मत कैसी हुई? लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी मेरी बात सुनो, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वांग जी गुस्से से अपने ब्रदर को देखता है और कहता है, ब्रदर मुझे लगता है आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो आपको ऑफिस जाना चाहिए। मैं कब से देख रहा हूँ आप यहाँ इसके साथ खड़े होकर गप्पे लड़ा रहे हो, आपको तो ऑफिस में होना चाहिए। वांग जी की बात सुनकर लैंसी चैन अपने भाई से अब कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें पता है वो जितना ही वांग जी को कुछ कहेंगे, उल्टा ही वो उन पे ही बरसेगा, अपना गुस्सा विंग पे उतारेगा। इसलिए वो वांग जी से कुछ नहीं कहते और कहते हैं, ठीक है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब बचा विंग, जिसके पैर कांप रहे थे और डरी हुई नज़रों से वांग जी को देख रहा था।
अब तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं था। उसे लगा लैंसिचन बचा लेंगे, लेकिन लैंसिचन ही डरपोक निकले। इसलिए विंग अब वांग जी को डरी हुई नज़रों से देख रहा था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग हिचकिचाते हुए कहता है, वो मैं सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आया था। तो वांग जी कोल्ड वॉइस में कहता है, हो गया तुम्हारा? विंग हाँ में सिर हिलाता है और ब्रेकफास्ट को ट्रे में रखकर टेबल पर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वांग जी गुस्से से विंग के हाथों से छीनकर उसे वहीं फेंक देता है। लेकिन विंग फिर भी हिम्मत नहीं हारता, वो दोबारा से लेकर जाने लगता है। तभी वांग जी गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना। ये बोलकर वांग जी जैसे ही विंग का हाथ पकड़ने जाता है, लेकिन तभी विंग डर की वजह से ट्रे को छोड़ देता है, जिस कारण वो भी वहीं टूट जाते हैं। वांग जी अब अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि विंग कितना कांप रहा है। आखिर क्यों विंग उससे इतना डरता है और उसके भाई के साथ इतना अच्छा क्यों है, उसके साथ क्यों नहीं है। वांग जी विंग की आंखों में देखता है जो नम थे। अब वांग जी के गुस्सा खुद ब खुद शांत हो गए। वांग जी के फेस पर कोई इमोशन नहीं था, वो बस इमोशनलेस विंग को देख रहा था। विंग इतना काँप रहा था कि वांग जी को अब बर्दाश्त नहीं होता। वो एक पल के लिए भी और नहीं रुकता, वो किचन से बाहर निकल जाता है। वहीं विंग अब टूटे हुए उस टुकड़ों को देखता है जो फर्श पर पड़े हुए थे। विंग जैसे ही उन्हें साफ करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ मिट्स आ जाते हैं और वो विंग को अलग कर देते हैं और वो वहाँ का सफाई करने लगते हैं। विंग वहाँ से वापस दुखी मन के साथ अपने रूम में चला जाता है। अब हमें वांग जी का सीन दिखाते हैं। वांग जी अपने बैग को लेता है और ऑफिस निकल जाता है। विंग कब से अपने कमरे में बैठकर रो रहा था। काफ़ी देर रोते रोते वो वहीं सो जाता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। डिनर का वक्त हो चुका था। सर्वेंट विंग के रूम के डोर नॉक करती है। विंग जब डोर के ओपन करता है तो देखता है सर्वेंट खड़ी थी। सर्वेंट उसे बताती है कि डिनर का वक्त हो गया है, सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं। विंग कहता है, ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती हैं। विंग डोर को बंद करता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद सीधे डाइनिंग एरिया में आता है तो देखता है आज वहाँ पे 3 लोग बैठे थे। विंग उस नए पर्सन को देखकर अंदाज़ा लगा सकता था, वो शायद 45 साल के थे। उनके फेस पर कोई इमोशन नहीं था, वो भी कोल्ड ऑरा के साथ बैठे थे, बिल्कुल वांग जी की तरह। विंग चुपचाप जाकर एक कोने वाले चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वो ऐसे बैठा था जैसे वो इस फैमिली का कोई हिस्सा ही नहीं हो, बल्कि कोई गेस्ट हो जिसे मजबूरी में बुलाना पड़ा हो। विंग चुपचाप अपना सर झुकाए बैठा था, उसकी नज़र सिर्फ अपने बाउल पर था। तभी एक कोल्ड वॉइस वहाँ गूंजती है। वो कोई और नहीं, लैन कुरैन थे। लैन कुरैन विंग को घूरते हुए कहते हैं, वांग जी, ये हमारे बराबरी का बिल्कुल भी नहीं है। ये ओमेगा तुम कहाँ से उठा कर लाए हो? तुम जहाँ से इस ओमेगा को उठा कर लाए हो, इसे वहीं फेंक कर आओ। जब तुम्हें शादी ही करनी थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे ओमेगा देखा है, मैंने उनसे तुमसे मिलवाया भी है, लेकिन तुमने सबको मना कर दिया है। इस ओमेगा में ऐसा क्या मिला तुम्हें? क्या दिख गया जो तुम इस ओमेगा के लिए पागल हो गए और 1 घंटे में शादी भी कर लिए? ये यूजलेस ओमेगा हमारे घर में क्या कर रहा है? ये बोलकर गुस्से से विंग को घूर रहे थे। वांग जी चुपचाप अपने अंकल की बात सुन रहा था। लैंसिचन भी चुप थे। लैन कुरैन की बात विंग के दिल में चुभ रहे थे। लैन कुरैन गुस्से से कहते हैं, तुमने पैसों के लिए मेरे नेफ्यू से शादी की है, तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मांग लेते, इतनी बड़ी शर्त रखने की क्या ज़रूरत थी?
तुमने ज़रूर मेरे नेफ्यू को फंसाया होगा, तभी मेरे नेफ्यू तुमसे एक दिन में ही शादी कर लिया। 2 कौड़ी के ओमेगा, तुम ओमेगास होते ही ऐसे हो, अमीर को देखा ही नहीं। तुम लोग अमीर को देखते ही उन पे टूट पड़ते हो, उनके पैसे के पीछे भागने लगते हो और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। और हाँ फंग जी, इस 2 टकी के ओमेगा को यहाँ से निकाल कर बाहर फेंको। अब मैं आ गया हूँ, इससे एक पल के लिए भी मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी वांग जी कहता है, अंकल। लैन सिचेन गुस्से से कहते हैं, तुम इस 2 टके ओमेगा के लिए अब मुझे चुप कराओगे? और तुम? लैन कुरैन विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? तुम बिना परमिशन के हमारे साथ आकर बैठ गए। विंग जैसे ही अपने मॉम डैड की बेइज्जती सुनता है, वो गुस्से से उठकर खड़ा हो जाता है और टेबल को लात मारते हुए चुपचाप एक साइड में खड़ा हो जाता है। तभी अंकल गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बदतमीजी करने की? लेकिन विंग कुछ बोलने ही वाला था, तभी बीच में लैन सिचेन कहते हैं, अंकल आप अब बस भी कीजिए। आप कब से उसका इंसल्ट किए जा रहे हैं? आखिर और कितना उसका इंसल्ट करेंगे आप? वो इस फैमिली का हिस्सा है। आप ये शायद भूल रहे हो, वांग जी का ओमेगा है वो। वांग जी ने लीगली उसके साथ शादी की है, तो वो उसका ओमेगा हुआ। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब वांग जी धीरे से अपने सर को उठाता है और अपने काका को देखता है, जो विंग के हक के लिए लड़ रहे थे, विंग के साइड से बोल रहे थे। वांग जी के अंदर अब एक खतरनाक जेलसी थी, बहुत ही खतरनाक गुस्सा था। ये गुस्सा लैन कुरैन के लिए नहीं था, क्योंकि उन्होंने विंग की बेइज्जती की थी। ये गुस्सा विंग के लिए था। उसे तो अंकल की कही हुई शब्दों पर फर्क भी नहीं पड़ा था, लेकिन जब लैन सिचेन विंग के लिए खड़े हुए तो वांग जी को बुरा लग रहा था। वहीं लैन सिचेन विंग के पास जाते हैं और कहते हैं, विंग अंकल की बातों को सीरियस मत लेना। अंकल ऐसे ही हैं, उन्हें जब गुस्सा आता है वो कुछ भी बोल देते हैं। पर तुम यकीन करो, अंकल थोड़ा वांग जी से नाराज हैं और वांग जी का गुस्सा तुम पर निकाल दिया। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वहीं विंग हैरानी भरी नज़रों से लैन सिचेन को देख रहा था और फिर वांग जी को देख रहा था, क्योंकि लैन सिचेन की जगह वांग जी को बोलना चाहिए था, क्योंकि वांग जी विंग का अल्फा था और विंग वांग जी का ओमेगा था। ओमेगा की साइड लेना तो अच्छी बात होती है, ओमेगा को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, जो वांग जी ने नहीं किया। ये सोचकर विंग के आंखों में आंसू थे। आखिर वांग जी उसे इतना नफरत करता है, जो उसे विंग को प्रोटेक्ट भी नहीं करना चाहता। वहीं विंग की आंखों में आंसू देखकर लैन सिचेन जैसे ही विंग को हक करने वाले थे, वांग जी गुस्से से लैन सिचेन को देख रहा था। जब लैन सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है, उनके भाई अपने आंखों से ही उन्हें धमका रहा था कि उनके ओमेगा से दूर रहें। अब वांग जी अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और विंग के पास जाकर विंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, चलो मेरे साथ। लैन सिचेन देख रहा था कैसे उसके भाई उससे जेलस हो रहा है और पॉजेसिवनेस हो रहा है। विंग अब डर की वजह से घबरा चुका था, क्योंकि उसे लगा वांग जी अब उसे बदतमीजी के लिए पनिश करेगा। लेकिन वांग जी के वर्ड में ना तो कोई गुस्सा था, ना ही कोई नफरत थी और ना ही कोई ऑर्डर थी। वो बस एक अल्फा होने के नाते अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो अपने ओमेगा के लिए पॉजेसिव हो चुका था। वांग जी विंग को वहाँ से लेकर जाने लगा, लेकिन जाते हुए पीछे मुड़कर लैन सिचेन की तरफ देखते हुए आंखों से इशारा करते हुए कहता है, मेरे ओमेगा से दूर रहो। लैन सिचेन वांग जी के इस नज़रों को समझ जाते हैं, वांग जी उनसे क्या कह रहा है। वांग जी
उसके ओमेगा से दूर रहने को कह रहा है। उनका ये बेबी बॉय उन्हें ही धमका रहा है। ये सोचकर लैंसिचन मन ही मन में हंसने लगते हैं। जो उनका बेबी बॉय उन्हें धमकी दे रहा था, मतलब उनका बेबी बॉय पॉजेसिव है विंग को लेकर। वहीं वांगजी विंग को जबरदस्ती लेकर जा रहा था। विंग अपने हाथों को वांगजी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वांगजी के हाथ विंग के हाथों में टाइट हो जाती है, जिससे विंग को दर्द होता है, लेकिन उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू भरी आंखों से वांगजी को देखते रहता है। वो रोते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। वहीं वांगजी विंग को जबरदस्ती पकड़कर सीढ़ियों से ले जा रहा था। वांगजी के कदम सीढ़ियों पे इतने तेज थे कि विंग के कदम लड़खड़ा रहे थे। वहीं लैंसिचन और अंकल दोनों ही वांगजी को विंग को जबरदस्ती ले जाते हुए देख रहे थे। विंग रोते हुए वांगजी से कहता है, मिस्टर लैन, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर वांगजी एक पल के लिए रुक जाता है। वो मुड़ा नहीं था, मतलब विंग की तरफ मुड़ा नहीं था। वांगजी बिना मुड़े कहता है, तुम मेरे साथ चल रहे हो या मैं तुम्हें? इतना ही कहा था। विंग वांगजी का इतना कोल्ड वॉइस सुनकर वो वांगजी से कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप वांगजी के पीछे चलने लगता है। जो वांगजी विंग को सीधा लेकर अपने स्टडी रूम में आता है। वांगजी विंग को स्पीड के साथ स्टडी रूम की तरफ आता है और विंग को एक जोरदार धक्का देकर दीवार में पिन कर देता है और दोनों हाथ को टाइटली पकड़कर सिर की तरफ पिन कर देता है। वांगजी का ये एक्शन विंग को डरा रहा था। विंग डर की वजह से कांप रहा था। वांगजी सख्त वॉइस में कहता है, तुम उनसे दूर रहो। मैं कब से देख रहा हूँ तुम मेरे ब्रदर के साथ चिपके रहते हो। वांगजी की बात सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डरी हुई नजरों से वांगजी को देखने लगता है। विंग वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, क्यों? वांगजी देख पा रहा था विंग की आवाज़ कांप रही थी। विंग के नज़रों में काफ़ी सारे सवाल थे जो वो वांगजी से पूछना चाहता था। आखिर क्यों करते हो आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो? विंग अपने आंसू भरी आंखों से वांगजी के आंखों में देख रहा था। क्यों? आपके अंकल मेरे मॉम डैड को बुरा भला कह रहे थे, मुझे बुरा भला कह रहे थे। वो मेरे मॉम डैड की और मेरी बेइज्जती कर रहे थे। आप वहाँ चुपचाप तमाशा देख रहे थे। अब जब गगा ने मेरे लिए 2 शब्द कहा तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? विंग की बात सुनकर वांगजी के फेस और सख्त हो गया। वांगजी का गुस्सा और बढ़ गया। अपने ओमेगा के मुंह से किसी और की तारीफ सुनकर वांगजी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हाँ, आप कुछ बोल नहीं रहे थे, आप चुप थे, लेकिन वो गगा ही थे जो जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। विंग की बातें वांगजी के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। वांगजी गुस्से से घुराने लगता है। वांगजी की आंखें गुस्से से डरावने लग रहे थे, बहुत ही खतरनाक। वांगजी गुस्से से कहता है, गगा को तुमने रोका क्यों नहीं? तुमने उन्हें अपने बीच में क्यों बोलने दिया? अपने तरफ से उन्हें क्यों बोलने दिया? वांगजी की बात सुनकर विंग को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या सुन लिया। उसे लगा था वांगजी इस बात पर गुस्सा है, उसने अंकल के साथ सामने बदतमीजी की इसलिए वांगजी उसे गुस्सा है, लेकिन यह इसलिए अंकल उस पर गुस्सा हो रहे थे। लेकिन बात तो कुछ और थी। वांगजी गुस्से से कहता है, तुम मेरे ओमेगा हो,
ये बोलकर वांग जी थोड़ा और विंग के तरह करीब झुका। वांग जी और विंग के बीच दूरी खत्म हो चुकी थी और उनके बीच से हवा भी नहीं गुजर रहा था। वांग जी अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर तुम्हें कोई कुछ कहता है, अगर किसी की हिम्मत होती है तुम्हें कुछ कहने की, तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम्हारी हंसी सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझे देखनी चाहिए, गगा की तरफ नहीं। विंग वांग जी के बात सुनकर शौक हो चुका था। वो बस वांग जी के सख्त गुस्से वाले फेस को जलती हुई आंखों से देख रहा था। अब विंग को सब समझ आ चुका था। वो गुस्सा अंकल के बातों पर नहीं था, बल्कि वांग जी का गुस्सा इस बात से थी कि लैन सिचेन ने उसे प्रोटेक्ट किया। वांग जी लैन सिचेन से जेलस हो रहा था। ये वांग जी का गुस्सा नहीं, बल्कि वांग जी की जेलसी थी। विंग के मन में यह ख्याल आते ही विंग का डर एक पल के लिए गायब हो गया। विंग अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहता है, पर आप तो चुप थे, आप तो बस तमाशा देख रहे थे। मिस्टर लैन, आप तो बिल्कुल इमोशनलेस होकर ऐसे देख रहे थे जैसे आपको उस बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। गगा ने तो बस मुझे प्रोटेक्ट किया, वो मुझे इंसान समझते हैं। आपके लिए तो मैं एक सौदा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट। हमारी मैरिज आपके मन में एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो शायद किसी दिन खत्म हो जाएंगे। ये बोलकर विंग चुप हो गया, पर वांग जी समझ गया। वांग जी अचानक अपना हाथ विंग के हाथों से दूर कर लेता है। तभी फिर से विंग हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में कहता है, सही कहा ना मिस्टर लैन, किसी दिन ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो जाएगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। तभी वांग जी अपने एक हाथ से विंग के मुंह को बंद कर देता है। वो बस कोल्ड वॉइस में कहता है, विंग। वांग जी के हाथ कांप रहे थे। विंग ये महसूस कर पा रहा था। वांग जी कहता है, विंग, गगा तुम्हें नहीं जानते, यहाँ कोई तुम्हें नहीं जानता। वांग जी थोड़ा और विंग के करीब झुका, इतना करीब लगभग उसके नोज विंग के नोज से टकरा रहे थे। विंग के गर्म सांसें वांग जी को अपने फेस पर महसूस हो रहे थे। वहीं विंग जैसे ही वांग जी की गर्म सांसें अपनी फेस पर महसूस करता है तो उसकी सांसें भारी हो जाती है। वांग जी गुस्से से अपना दांत पीसते हुए कहता है, विंग, मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूँ। तुम आज के बाद से किसी भी अल्फा का नाम नहीं लोगे। अगर मैंने तुम्हारे मुंह से किसी और अल्फा का नाम सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे सिवा तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो और मेरी जिम्मेदारी भी। वांग जी की बात सुनकर विंग की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई। वांग जी की बातें विंग को जिद लग रहा था, किसी बच्चे की तरह, किसी बच्चे के जैसा लग रहा था जो अपना खिलौना किसी और को छूने नहीं देना चाहता हो। वांग जी की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, गुस्सा से भी बढ़कर कुछ और था। शायद गुस्सा के पीछे छुपा हुआ दर्द था, एक गहरा पुराना रिश्ता जो कहा नहीं जा सकता। वांग जी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझसे सब कुछ छीन लिया गया है, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता। विंग, मुझे तुम कभी छोड़कर मत जाना। वांग जी की बात सुनकर विंग को पहली बार महसूस हुआ कि यह पत्थर दिल इंसान शायद अंदर से उतना ही खाली है जितना वो खुद है। विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, आपको फर्क पड़ता है? विंग की बात सुनकर वांग जी एक शिकारी की तरह विंग की तरफ करीब हुआ।
वांग जी विंग के सवाल पर वहीं जम गया। उसकी जलती हुई आंखें जो एक पल के लिए विंग पर जाकर ठहर गई। वांग जी को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये कोई सवाल नहीं था बल्कि आईना था जो विंग ने अचानक वांग जी को दिखाया था। वांग जी को उम्मीद नहीं थी विंग ऐसा कुछ सवाल करेगा। उसे लगा विंग गिड़गिड़ाएगा, माफ़ी मांगेगा और उसके सामने रोएगा, लेकिन विंग पलटकर उसकी आंखों में देखकर उसे जवाब दे रहा था। अब वांग जी के मन में एक पल के लिए गुस्सा गायब हो गया। वांग जी विंग से दूर हो गया और गुस्से में कहता है, अपने रूम में जाओ। विंग तो वांग जी का जवाब का वेट कर रहा था, लेकिन वांग जी फिर से कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ। विंग बस अपने सवालों को जवाब चाहता था, इसलिए वो अपनी जगह से नहीं हिला। वांग जी ने एक कदम आगे बढ़ाया जैसे वो वहां से जा रहा हो, लेकिन वो अचानक से रुक गया। वो विंग की तरफ बिना मुड़े कहता है, तुम अगर कल से गगा के साथ मुझे दिखे ना, वो भी हंसते हुए या कॉफ़ी पीते हुए, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें बाहर उठाकर फेंक दूंगा, समझे तुम? अगर फिर भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता तो मैं तुम्हें बुरी तरह से पनिश करूंगा। ये बोलकर वांग जी वहां से चला गया। विंग वहीं खड़ा था। वो सिर्फ वांग जी को जाते हुए देख रहा था। वांग जी के जाने के बाद विंग अब फर्श पर बैठ गया क्योंकि उसके पैर अब सुन पड़ चुके थे। विंग अपने हाथों को लाल निशान देखता है जो वांग जी ने उसे दिए थे। वांग जी ने इतना टाइट पकड़ रखा था जो वांग जी के फिंगर विंग के हाथों पर उग गए थे जो काफ़ी गहरे थे। विंग फर्श पर बैठकर आंखों में आंसू लिए वहीं देख रहा था जहां वांग जी अभी गया था। विंग के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। कोई इस मुस्कुराहट को देखकर नहीं बता सकता वो खुशी की इस मुस्कुराहट थी या फिर जीत की। अब हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है। विंग का रूम धीरे से एक आवाज़ के साथ खुलता है। विंग उस ओर देखता है तो वांग जी था। वांग जी दूर से ही विंग को देखता है और वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। विंग बस वांग जी को जाते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वांग जी इस तरह से क्यों उसे रात को देखने आता है। बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। विंग अब समझ चुका था वांग जी के दिल में विंग के लिए जरूर कुछ न कुछ था जो विंग नहीं जानता। विंग उस फीलिंग को जानना चाहता था, इसलिए वो खुद को शांत रखता था। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। वांग जी जो कुछ भी कहता था विंग बस उसकी बात मानते जाता था, लेकिन वो हमेशा जिद करता था अपने भाई को देखने के लिए, अपने भाई से मिलने के लिए। लेकिन वांग जी इस बात को इग्नोर करता था। 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन वांग जी जंगचन से मिलाने के लिए उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाता है। अब वांग जी और विंग की शादी हुए 6 महीने बीत चुके थे। विंग के दिल में वांग जी के लिए फीलिंग समझ आ चुकी थी, लेकिन वांग जी की कोल्डनेस, वांग जी के हार्टलेस होना विंग को पसंद नहीं आते थे। वो चाहता था, वो वांग जी के फीलिंग श्योर नहीं था, वो बस उसे शक था, लेकिन वो बिना श्योर हुए वांग जी को नहीं बता सकता। उसे नहीं बता सकता उसके मन में वांग जी के लिए क्या है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब विंग और वांग जी की शादी हुए 6 महीने हो चुके थे। अब अंकल भी विंग को मानने लगे थे, अपनी सन इल्लो के रूप में स्वीकार कर लिया था और विंग का साथ देते थे। उन्होंने भी बहुत कोशिश किया था विंग को जेंगचेन से मिलवाने की, लेकिन वांग जी के आगे कहाँ किसी की चलती है। वांग जी ने इतना सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा था कि वहाँ से कोई पत्ता भी नहीं हिल सकती थी। अब हम 6 महीना बाद देखते हैं। विंग काउच पर बैठकर वांग जी का घर आने का वेट कर रहा था।
तभी वहाँ वांगजी की एंट्री होती है। जब वो लिविंग एरिया से जा रहा था तब वहाँ विंग को बैठकर वेट करते हुए देखता है, लेकिन वो वहाँ जाकर अपने कोट को काउच पर रख देता है और अपने टाई को ढीला करता है। वांगजी के फेस बहुत ही कोल्ड थे। वांगजी बहुत थका हुआ लग रहा था क्योंकि उसने काफ़ी सारे एक साथ मीटिंग अटेंड किया था, लेकिन आज बिजनेस में कई सारा नुकसान भी आए थे। विंग को साफ साफ महसूस हो रहे थे वांगजी के अल्फासेंट, वो फ्रस्ट्रेशन वांगजी के प्रेग्नेंट से विंग को महसूस हो चुका था। वांगजी इस वक्त बहुत गुस्से में है, शायद कुछ बुरा हुआ है। वांगजी विंग को देखता है और कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? विंग हकला रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांगजी से कहे या ना कहे। वांगजी कुछ देर विंग को देखता है, अपने कोट को, अपने बैग को उठाता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वांगजी 2 कदम बढ़ा ही था तभी विंग वांगजी को रोकते हुए कहता है, मिस्टर लैन, बस 2 मिनट, मैं इससे ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। वांगजी देख पा रहा था विंग कितना घबराया हुआ है। विंग अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मेरा भाई, मैंने बहुत कोशिश किया डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करने की, लेकिन उन लोगों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा था मेरा भाई ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा भाई अब तक ठीक नहीं हुआ। अब तो 6 महीने भी बीत चुके हैं। वो आखिर कब कोमा से बाहर कब आएगा? अब तो गगा भी कुछ नहीं कहते और ना ही आप कुछ बताते हो और ना ही आप मुझे हॉस्पिटल जाने देते। वो ठीक तो है ना? वांगजी विंग की बात सुनकर तेजी से विंग की तरफ पलटा, क्योंकि उसका सब्र का बांध टूट चुका था और वो गुस्से में विंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, जेंग चेंग जेंग चेंग जेंग चेंग, 6 महीने से मैं यही नाम सुनता आ रहा हूँ। अब मैं ये नाम सुन सुनकर थक गया हूँ। तुम उसके अलावा कुछ पूछते भी नहीं। तुम्हें तुम्हारे भाई के सिवा कोई और नहीं दिखता क्या? जब देखो एक ही टॉपिक सुनने को मिलता है, मेरा भाई कैसा है, मेरा भाई कैसा है। तुम्हारे पास बस बात करने के लिए यही होता है क्या? जब देखो मेरा भाई करते हो। तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं होते? तुम्हें बस अपने भाई की परवाह है, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं क्या फेल कर रहा हूँ, मैं क्या फेस करके आ रहा हूँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना थका हुआ हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, तुम कभी नहीं पूछते। तुम्हें तो बस अपने भाई की पड़ी है। वांगजी की इतनी कोल्ड वॉइस सुनकर विंग का रो कांप गया, पर वो इस पर चुप नहीं रहेगा। विंग कहता है, मेरे भाई की जिंदगी के सवाल है मिस्टर लैन। और आपने क्या कहा? मुझे मेरे भाई की पड़ी है? हाँ, मुझे मेरे भाई की ही पड़ी है। विंग की आंखों से आंसू उसके फेस से होते हुए नीचे गिर रहे थे। मिस्टर लैन, वो मेरा भाई है। आपके दुनिया में मेरा भाई सिर्फ आपके लिए एक पेशेंट है, पर मेरे लिए मेरा सब कुछ है। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आप तो पत्थर दिल हो, आपके अंदर तो कोई इमोशन ही नहीं है। आपको क्या समझ आएगा अपनों को खोने के क्या डर होता है, अपने के खोने का डर। ये बात वांगजी के दिल में किसी खंजर की तरह जाकर लगी। वांगजी एक पल के लिए वहीं सुन पड़ गया। अगर विंग को पता होता वांगजी ने क्या खोया है तो वो शायद दोबारा कभी नहीं कहता। अगर वो जानता कि अपनों को खोने का डर ही वो चीज़ है जिसे उसे लैन वांगजी बनाया, तो वो ये चीज़ कभी नहीं भूलेगा। वांगजी का फेस गुस्से से लाल हो चुका था। वांगजी इस वक्त बहुत ही डेंजरस लग रहा था। वांगजी एक कदम विंग के करीब आया, इतना करीब कि विंग को फील हो पा रहा था। वांगजी अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं पत्थर दिल हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। वांगजी की ये आवाज़ बहुत खतरनाक लग रही थी।
और बहुत डरावनी भी। क्या कहा तुमने? मैं पत्थर दिल हूँ और इसलिए तुम्हारे भाई को जिंदा रखा। वांग जी ये सब विंग की आंखों में घूरते हुए कह रहा था। अगर मैं तुम्हारी जगह जज्बाती होता, अगर मेरे दिल में तुम्हारे तरह इमोशन होता, तो कब का सब कुछ गवा चुका होता। अगर मेरे दिल में जरा से भी इमोशन होती, तो तुम्हारा भाई कब का मर चुका होता। वांग जी की बात सुनकर विंग को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये शब्द उसे थप्पड़ की तरह पड़े। वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखें भर आई। वांग जी, एक डेविल हंसी हंसते हुए कहता है, मैं इमोशनलेस हूँ। ये बोलकर वांग जी डेविल की तरह हंसने लगता है। वांग जी की हंसी सुनकर विंग डर से कांप रहा था। वांग जी दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता हूँ। तुम्हारी हैसियत इस घर में कुछ भी नहीं है। तुम्हारी औकात इस घर में सर्वेंट की भी नहीं है। तुम तो खुद को मालिक समझ बैठे हो। तुम वो नहीं हो। तुम बस एक कॉन्ट्रैक्ट हो जो मैंने साइन करवाए हैं। तुम बस एक डील हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। तुम मेरे नज़रों में एक डील हो जो मैंने तुम्हें खरीदा है। वांग जी की बातें विंग को ऐसा लग रहा था जैसे विंग का गला घोट दिया हो। वांग जी ने इतने कड़वे शब्द कहे थे जो कभी अब वापस भी नहीं ले सकता था। तुम्हारा भाई जो सांस ले रहा है वो मेरी है। वो आज जिंदा है तो वो मेरी वजह से जिंदा है। उसे ये जिंदगी मैंने दी है। तुम्हारे भाई इस दुनिया में इस वक्त मेरे वजह से है। वांग जी गुस्से में विंग को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे लिए कीमती चीज हो? तुम मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं है और ना ही इस घर में है। तुम तो बस बिल हो जिसे मैंने भरा है। तुम बस एक कागज का टुकड़ा हो जिस पे मैंने सिग्नेचर किया है। हमारे बीच बस एक कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है जो एक टुकड़े के साथ कभी भी खत्म हो सकता है और कुछ नहीं। ये बोलकर वांग जी झुका और विंग के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, तो तुम मेरे वाइफ होने का बर्ताव करना बंद करो। खुद को तुम मेरा वाइफ मत समझो। तुम मेरे ओमेगा नहीं हो। मैं तुम्हें अपना ओमेगा नहीं मानता। तो तुम ऐसा बर्ताव करो जैसे तुम मेरे लिए मायने ही नहीं लगते। वांग जी की बात सुनकर विंग अब अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। विंग को अपने अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आई जैसे शीशे को टूटने की आती है। विंग को ऐसा लग रहा था किसी कांच की तरह विंग का दिल भी टूट गया जो वो 6 महीने से वांग जी के लिए अपने दिल में दबा कर रखा था। जो प्यार उसके दिल में था, वांग जी के लिए जो प्यार वो फील कर रहा था, अब वो हजारों टुकड़ों में टूट चुके थे। विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विंग 2 कदम पीछे हट जाता है। अब वांग जी को महसूस हुआ उसने क्या कह दिया। वांग जी गुस्से में अपने हार को छुपाते हुए अपने आसपास की चीजों को गुस्से से तोड़ने लगता है क्योंकि वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था। विंग की आंखों में गुस्सा नहीं था और ना ही आंसू थे। अगर कुछ थे तो सिर्फ और सिर्फ मौत थी। एक खालीपन और एक उम्मीद की मौत जिसने वांग जी उसके अंदर ही मार दिया। विंग ने एक शब्द भी नहीं कहा और वो चुपचाप मंजिल से बाहर चला गया। विंग के कदमों में कोई आवाज़ नहीं थे। विंग को ऐसे जाते हुए देखकर वांग जी के अंदर गुस्सा नहीं, एक अजीब सा घबराहट था। विंग एक पल भी नहीं रुका, वो मेंशन से बाहर चला गया।
तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। कहने के लिए ये वन शॉट है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। स्टोरी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकती थी। ये स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, जो लोग माय क्रूर लव का वेट कर रहे हैं, ये स्टोरी ख़त्म ही, उसका आगे का पार्ट आएगा। इतना वेट किया तो थोड़ा सा और वेट कर लें आप लोग। और थैंक यू इतने दिनों तक मेरे वेट करने के लिए। आप सभी को सच्चे